तो हम आज का टॉपिक हमारा कंटिन्यू करेंगे। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। हम लोग Yes, sir. इवोल्यूशन में या हम लोग इवोल्यूशन में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, सो हम लोग स्टडी कर रहे हैं एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कि क्या क्या प्रूफ है, राइट? तो पहला प्रूफ तो हमने पढ़ लिया, दैट इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, दैट इज फॉसिल्स। फॉसिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरा एविडेंस हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, जिसमें क्या क्या था? इसमें था होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। ये दोनों हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइट? Yes, sir. मैंने तुम लोगों को होमोलोगस ऑर्गन में ये बताया था कि जो ऑर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा बट फंक्शन डिफरेंट होगा, और उसका उल्टा एनालोगस ऑर्गन, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट फंक्शन सेम होगा। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या था? इंटरनल स्ट्रक्चर सेम पर फंक्शन डिफरेंट, मतलब वो ऑर्गन्स किसी एक कॉमन एंसेस्टर से आया है। मतलब होमोलोगस ऑर्गन इज द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को अडेप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। एक पॉइंट से अलग अलग स्पीशीज ओरिजिनेट हुई है, किसी एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज ओरिजिनेट हुई है। तो हमने होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल पढ़े थे, पेंटाडेक्टाइल लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, पेंटाडेक्टाइल लिम्स ऑफ मैमल्स, हमने पढ़ा थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये सब अलग अलग एग्जांपल पढ़े। एनालोगस ऑर्गन में क्या पढ़ा कि वो ऑर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। तो ये दिखा रहा है कि कोई कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, मतलब अलग अलग वैरायटी की जो स्पीशीज थी वो किसी एक कॉमन हैबिटेट में आ गई, किसी एक कॉमन एनवायरनमेंट में आ गई, जिसके वजह से उनको एक सेम टाइप का फंक्शन डेवलप करना पड़ा। अलग अलग वाइडली रिलेटेड स्पीशीज जो थी वो किसी एक कॉमन एरिया में आने के वजह से वो सेम दिखने लगी, सेम टाइप के ऑर्गन्स उनको डेवलप करने लगे। जैसे कि बर्ड, बैट्स एक मैमल है, और इंसेक्ट्स, ये तीनों के तीनों वाइडली रिलेटेड है। बैट्स इज अ मैमल, बर्ड और इंसेक्ट्स, ये तीनों के तीनों वाइडली रिलेटेड है बट किसी कॉमन हैबिटेट में आ गए। हैबिटेट मतलब एरिया। तो कॉमन हैबिटेट में यहाँ पे आ गए, जैसे कि मान लो एयर में आ गए, तो एयर में रहने के लिए इन सबको विंग्स चाहिए, तो उन्होंने विंग्स डेवलप की। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब अलग अलग रिलेटेड, वाइडली रिलेटेड स्पीशीज जब एक कॉमन एरिया में आती है तो उनको सेम टाइप के फीचर, सेम टाइप के ऑर्गन डेवलप करने पड़ते हैं। तो इसी के कारण इनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट था बट फंक्शन सेम था। तो ये बता रहा है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। एनालोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो था वो इंडिकेट कर रहा है। बट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है, एनालोगस ऑर्गन को हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंसिडर नहीं करते, डू नॉट कंसिडर एज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। क्यों? क्योंकि एनालोगस ऑर्गन से आपको कोई नया स्पीशीज नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि अलग अलग स्पीशीज एक कॉमन स्पेस में आ रही है, एक कॉमन स्पेस में आ रही है, तो यहां से आपको कोई नया स्पीशीज नहीं मिल रहा है। पर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से नया स्पीशीज मिल रहा था, क्योंकि एक कॉमन एंसेस्टर से आपको अलग अलग तरीके की स्पीशीज मिल रही थी। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से ही होमोलोगस ऑर्गन बन रहा था। तो हम होमोलोगस ऑर्गन को कंसिडर कर सकते हैं एज एन स्ट्रॉन्ग एविडेंस, but we cannot consider analogous organ as a strong evidence. Why? Because analogous organ doesn't give rise to a new species. ये कोई नई स्पीशीज नहीं है, वो लोग एक कॉमन हैबिटेट में आ गए जिसके से उनको एक सेम स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। ये तो हमने पढ़ा था। मैंने पर आपको बताया था कि जो सेकेंड एविडेंस है, यही जो हम सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेकेंड एविडेंस को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल।
एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, ये वाला एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। इसमें कौन कौन सी पॉइंट्स थी? पहली पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन। दूसरा पॉइंट है एनालोगस ऑर्गन। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक, सॉरी, पहले हम पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। एटाविज्म, कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक, लिविंग फॉसिल। ठीक है, हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक पढ़ लिए। कौन सी पढ़ी है? होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है। देखिए यहां पे वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है जो हमारे अंदर है, ठीक है, पर हमारे अंदर नॉन फंक्शनल है, कुछ फंक्शन नहीं करता है और ज्यादा वेल डेवलप्ड भी नहीं है, बट हमारे एंसेस्टर्स में एकदम ज्यादा वेल डेवलप्ड है। तुमको एग्जांपल, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। ऑर्गन्स विच आर नॉट वेल डेवलप्ड, मतलब ज्यादा अच्छे से नहीं डेवलप हो पाए हमारे बॉडी में, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं रूडिमेंट्री। द ऑर्गन्स विच आर नॉट वेल डेवलप्ड एंड नॉन फंक्शनल। देखिए, ऑर्गन्स विच आर नॉट वेल डेवलप्ड एंड नॉट फंक्शनल इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं करता है और ज्यादा डेवलप भी नहीं है, बट हमारे एंसेस्टर्स में वेल डेवलप्ड है। जैसे कि तुमको एक एग्जांपल देता हूं मैं, अपेंडिक्स। हमारा इंटेस्टाइन देखिए, ये हमारा ऐसा इंटेस्टाइन है, ये देखिए। आप लोगों को पता होगा कि इसे हम कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। और सीकम में से ये निकला है अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स है, ये हमारे अंदर वेस्टिजियल है, पर काउज एंड बफेलो के अंदर, ठीक है, काउज एंड बफेलो हमारे एंसेस्टर्स है, उनके अंदर ये जो अपेंडिक्स है, वेल डेवलप्ड। यस, वो क्या है, वो एंजाइम रिलीज करता है, सेल्यूलेज। उनका अपेंडिक्स सेल्यूलेज एंजाइम रिलीज करता है, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट का सेल वॉल।
हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप? हमें चीजें पका के खानी होती है, पर ये चीजें कच्चा खा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल पिल्स, है ना, फ्रूट का छिलका, कोई भी वेजिटेबल का छिलका, वो सब में सेल्यूलोज होता है, उसको वो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका अपेंडिक्स सेल्यूलोज एंजाइम रिलीज करता है और सेल्यूलोज एंजाइम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। तो उनके अंदर अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड है और फंक्शनल है। किसमें? काउज एंड बफेलो में। वो हमारे एंसेस्टर्स है। बट हमारे अंदर अपेंडिक्स है बट नॉन फंक्शनल है। हमारा अपेंडिक्स सेल्यूलेज एंजाइम सिक्रेट नहीं करता। हमारा अपेंडिक्स डाइजेशन से रिलेटेड कोई काम नहीं करता है। तो डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल हो गया। ठीक है, अपेंडिक्स क्या हो गया? नॉन फंक्शनल हो गया। हाँ, तो मैं यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन का सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे। अपेंडिक्स, दूसरा पॉइंट, मतलब जो हमारे एंसेस्टर में ज्यादा अच्छे से बना हुआ था उनमें फंक्शनल है, पर हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है। दूसरा एग्जांपल आता है कैनाइंस, हमारा साइड वाला तीत है ना, कैनाइंस। अगर आप देखिए तो अगर आप हमारे आगे का तीत देखोगे तो ये इंसिसर है और साइड में इसे पॉइंटेड टीथ होता है साइड में, जिसे हम कैनाइंस कहते हैं। ऐसा शार्प टीथ होता है ना साइड में, इसे हम कहते हैं कैनाइंस। तो अब ऐसा है कि हमारा जो कैनाइंस है साइड वाला, ये वाला साइड वाला जो टीथ है, वो हमारे एंसेस्टर्स में ज्यादा वेल डेवलप था, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स शिकार पकड़ते थे दांतों से, तो उसको पकड़ने के लिए कैनाइन ज्यादा लंबे होते थे। इवन थर्ड मोलार, मतलब विजडम टीथ जो है, जो सबसे लास्ट में आता है ना, थर्ड मोलार टीथ, एकदम पीछे वाला टीथ, वो भी हमारे अंदर वेस्टिजियल है। हमारे एंसेस्टर्स में वेल डेवलप था। हम पहले क्या थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो 4 पैरों पे चलते थे, वो मांसाहारी थे, शिकार करते थे, कच्चा खाते थे चीजों को। पूर्वज। हाँ, स्टोन एज मैन याद करिए, स्टोन एज मैन जो एकदम आदि मानव जो थे, तभी फायर भी नहीं आया था, आग का निर्माण भी नहीं हुआ था, तभी तो जो ह्यूमन थे वो चीजों को कच्चा खाते थे। तो कच्चा खाने के लिए चबाना ज्यादा पड़ता था, तो ज्यादा चबाने के लिए उनके अंदर थर्ड मोलार टीथ था। हमारे अंदर भी थर्ड मोलार टीथ है, पर फंक्शनल नहीं है, हम ज्यादा यूज नहीं करते उसका, क्योंकि आज के डेट में हम चीजों को पका के खा रहे हैं, कच्चा नहीं खा रहे। पर पहले के हमारे जो एंसेस्टर थे वो कच्चा खाते थे, तो ज्यादा चबाना पड़ता था। तो उनके केस के लिए उनका थर्ड मोलार जो था, विजडम टीथ जो एकदम अंदर होता है, वो फंक्शनल था और वेल डेवलप्ड था। पर हमारे अंदर है, पर ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है। तो दो चीज मैंने बोली, एक तो कैनाइंस शिकार पकड़ने के लिए उनके अंदर कैनाइंस लंबे थे, हमारे अंदर कैनाइंस छोटे हो गए। दूसरा थर्ड मोलार, जिसको विजडम टीथ भी कहते हैं। तो ये दोनों वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे। थर्ड मोलार टीथ जो होता है उसको विजडम टीथ भी कहते हैं। तीसरा एग्जांपल, प्लाइके सेमिलुलर्स। ये देखिए, अगर हम हमारी आईज देखोगे तो हमारे आईज में अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? ये साइड आईज में, पता है सबको?
इसे प्लाइके सेमिलुनारिस कहते हैं। हमारे में ये नॉन फंक्शनल है, बट हमारे जो एंसेस्टर्स है फ्रॉग मतलब एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, उनके अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है आई के बाहर। आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है? यस सर। तो उसमें देखिए डायनासोर्स के आई के बाहर भी एक लेयर होती है, डायनासोर्स के आई के बाहर भी एक लेयर होती है जो बंद होती है खुलती है, उसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हमारे में छोटी हो गई है, और वो छोटी होके हमारे आईज के एकदम कॉर्नर में आ गई है, जिसको हम कहते हैं प्लाइके सेमिलुनारिस या थर्ड आईलिड भी कहते हैं इसको, थर्ड आईलिड भी कहते हैं। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। आप आईज के बाजू में देखिए, आपको एक छोटा सा बिंदी जैसा दिखेगा, वो यही है। मैंने तो काफी मोटा बनाया है, पर छोटा सा होता है ऐसा, यहां पर छोटा सा होता है ऐसा, इस जगह पर। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं, जिसको हम थर्ड आईलिड भी कहते हैं। ये हमारे अंदर है पर नॉन फंक्शनल है, बट हमारे एंसेस्टर्स जो थे डायनासोर्स वगैरह, रेप्टाइल्स, तुमको पता है रेप्टाइल से मैमल्स आए, हम मैमल्स है। एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखोगे कि इनवर्टिब्रेट्स जो थे, इनवर्टिब्रेट से कौन आया? फिश। और पहले जो फिश आया वो कौन सा फिश आया? कार्टिलेज वाला फिश आया, कार्टिलेजिनस फिश आया। फिर इस फिश से कौन सा फिश आया? बोनी फिश। बोनी फिश से आया एम्फीबियंस, एम्फीबियन से आए रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल से बर्ड्स भी आए, और रेप्टाइल से मैमल्स भी आए। तो ये सारे हमारे एंसेस्टर हुए ना, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, इनवर्टिब्रेट्स। तो मैं कह रहा हूं कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल के अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन था, आई के बाहर एक लेयर होती है जो बंद होती है खुलती है, क्योंकि ये लोग पानी में भी जाते हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो पानी में आई को प्रोटेक्शन देने के लिए आई के बाहर एक लेयर होती है, एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। वो हमारे अंदर छोटी हो गई है, छोटी होके ऐसी बन गई है, ऐसी बन गई है छोटी सी, जिसको हम प्लाइके सेमिलुनारिस कहते हैं। बोलो, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चौथा चीज, बॉडी हेयर्स। अगर आप बॉडी हेयर देखो तो हमारे शरीर पे बाल जो है वो भी नॉन फंक्शनली है, पर हमारे एंसेस्टर्स जो होते थे उनके शरीर पे बाल बड़े होते थे, और बड़े होते थे और लंबे भी होते थे, और फंक्शनल थे। क्यों? क्योंकि वो, उनको जब कोई खाने आता था तो वो अपने बालों को बड़ा कर देते थे, खड़ा कर देते थे, तो उनका साइज बड़ा लगता था। समझ रहे हो आप मेरी बात? हम पहले एप्स थे, एप्स। तो एप्स के बॉडी के ऊपर जो हेयर है वो काफी लॉन्ग होते हैं, तो उनको जब भी कोई खाने या मारने आता था तो वो अपने बचाव के लिए क्या करते थे? अपने हेयर्स को खड़ा कर देते थे, जिससे उनका साइज डबल हो जाता था। तो जो उनको खाने या मारने आ रहा है वो उनका बड़ा साइज देख के डर जाता था और भाग जाता था। तो उनके केस में उनका जो बॉडी हेयर था वो बड़ा था, लॉन्ग था, वेल डेवलप्ड था, और फंक्शनल भी था। फंक्शनल कैसे? अपने डिफेंस के लिए, वो लोग बचाव के लिए यूज करते थे। जब भी उनको कोई खाने आता था वो अपने बालों को खड़ा कर देते थे और वो डबल दिखने लगते थे। या उनको ठंडी लगती थी तो उनके बाल उनको प्रोटेक्शन देते थे। बट आज के डेट में हम कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े पहन रहे हैं तो हम अपने बालों का यूज नहीं कर रहे हैं, बॉडी हेयर का। जैसे जैसे टाइम बीतता गया बॉडी पे से हेयर भी छोटे होते गए, तो आज के डेट पे बॉडी के जो हेयर है वो नॉन फंक्शनल हो गए।
बट पहले हमारे एंसेस्टर्स में बॉडी हेयर फंक्शनल थे और डिफेंस के लिए काम आते थे। एक बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे धरती पर अगर कोई प्राणी जिसका जीने का चांस सबसे ज्यादा है वो है इंसान। तो चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इंसान में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके वजह से इंसान की जाति कभी खत्म नहीं होगी, पर हाँ बाकी की लोगों की जाति खत्म हो सकती है अगर कोई भी अगर कुदरत का कहर आता है। मेरी आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर कोई भी कुदरत का कहर आता है भविष्य में, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी फट रहा है, जो भी है, तो बाकी के सारे एनिमल्स के मरने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, पर ह्यूमन के मरने के चांसेस बहुत ही कम। हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमंस आर प्रेजेंट एट द मर्ज ऑफ, they are not present at the merge of extinction, मतलब वो मरने के कगार पे नहीं है। क्यों ह्यूमंस ही बच जाएंगे और क्यों बाकी के प्राणी मर सकते हैं? बताइए, इसका आंसर दीजिए। बिकॉज सर ह्यूमन बहुत ज्यादा सुपीरियर है। और कोई? निकिता, सिया, आप लोग भी आंसर दे दीजिए। आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों ह्यूमंस के बचने के चांसेस ज्यादा है और बाकी के लोगों के मरने के चांसेस ज्यादा है? बोलिए निकिता। यस निकिता, गरिमा, सिया, सोच के बताइए ह्यूमन के बचने के चांसेस क्यों ज्यादा है? रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई बात नहीं, बट कम्युनिकेशन एक बना के रखिए। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप मेरी बात सुनिए मत। आप इतना दूर बैठे हैं, मुझसे इतना दूर बैठे हो, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो। मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ से आंसर आए। मैं भी बोल रहा हूं और आप भी मुझसे बात कर रहे हो, एक डिस्कशन चल रहा है हमारे बीच में, ठीक है? तो जरा बताइए, रॉन्ग तो रॉन्ग। सर एक आंसर ये भी हो सकता है, मतलब इंसान ने इतनी सारी चीजों की डिस्कवरी कर ली है जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर ही लेगा, मे बी। हाँ ये एक है थोड़ा बहुत। तो मैं इसका सीधा आंसर बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि इंसान का ब्रेन जो होता है वो इंसान को सबसे आगे रखता है, क्योंकि इंसान बहुत अच्छे से सोच सकता है, प्लान और डिसाइड कर सकता है। पर एक बात याद रखो, चालाकी के मामले में तो ऑक्टोपस भी बहुत चालाक है। ऑक्टोपस, चीता, लायन, टाइगर, इनके पास भी ब्रेन बहुत अच्छा है। इंसान को सबसे आगे लेके जाता है उसका उंगली, उसका थंब। आपको पता है बाकी के जो प्राणी हैं उनकी ये जो थंब वाली उंगली है वो चिपकी हुई है ऐसे, तो वो सिर्फ ऐसे चल सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पर हमारी उंगली जो है, ये वाली थंब वाली उंगली, ये ऑपोजिट जा सकती है ऐसे। हमारी ये वाली थंब वाली जो उंगली है वो बाकी के 4 उंगली के ऑपोजिट जा सकती है। वी हैव ऑपोजेबल थंब। मैं यहां पे लिख देता हूं, वी हैव ऑपोजेबल थंब। और ऑपोजेबल थंब होने की वजह से ना हम चीजों को पकड़ सकते हैं, चीजों को पकड़ के हथियार बना सकते हैं अपने बचाव के लिए, टूल्स बना सकते हैं, पत्थरों को शार्प कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए घर बना सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन को आगे लेके जाता है उसकी ये उंगली, क्योंकि उंगली से वो ग्रिप पकड़ सकता है, बना सकता है, कुछ आविष्कार कर सकता है, कुछ निर्माण कर सकता है अपने बचाव के लिए, हथियार बना सकता है किसी को मारने के लिए। यही इंसान को सबसे आगे लेके जाता है। पर दिमाग अगर कहोगे तो दिमाग तो बाकी के एनिमल्स के पास भी है, वो भी बहुत अच्छा से सोचते हैं। चिड़िया अपना घोंसला घर बना लेती है, उसको पता है कि ठंडी आने वाली है, बारिश आने वाली है, मुझे पहले से ही प्रिपेयर होना है। डॉल्फिन कितने इंटेलिजेंट होते हैं डॉल्फिन। यस सर। तो याद रखना ये चीज आप लोग, ठीक है? देखिए मैं टॉपिक को ऐसा कोई फास्ट फॉरवर्ड लेके नहीं जा रहा हूं, मैं ये लेके जा रहा हूं कि आप लोगों पहले समझिए कि क्या है इवोल्यूशन, कि किस तरह से आगे गया बायोलॉजी, ठीक है? वो समझिए। तो बॉडी हेयर मैंने आपको एक करके बता दिया कि क्यों बॉडी हेयर आज के डेट में वेस्टिजियल ऑर्गन के केस में है, क्योंकि हमारे हेयर एकदम छोटे हो गए और नॉन फंक्शनल है। नेक्स्ट, निपल्स इन मेल। ठीक है, मेल में भी निपल्स होते हैं बट कोई काम के ही नहीं है। पर हमारे एंसेस्टर जो थे उनमें मेल में निपल्स फंक्शनल था।
तुमको एक यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने अभी भी तुम लोगों को कहा कि हम लोग कहां से है, हम लोग मैमल्स है, हम लोग आए रेप्टाइल से, क्योंकि रेप्टाइल से ही बर्ड्स आए और मैमल्स आए, नो डाउट। पर रेप्टाइल और मैमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, एक कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और मैमल्स के बीच में। वो कनेक्टिंग लिंक का मैं नाम लिख रहा हूं, उसका नाम है एकिडना। ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, रेप्टाइल और मैमल के बीच में। कैसे हुआ कनेक्टिंग लिंक? एकिडना जो है ये अंडे देने वाला मैमल है, समझ रहे हो आप? एकिडना, एकिडना एग लेइंग मैमल है। यूजुअली मैमल्स क्या होते हैं, विविपैरस, डायरेक्ट बच्चा देते हैं। तीन तरीके के होते हैं, एक जो अंडे देते हैं ओविपैरस, जो डायरेक्ट बच्चा देते हैं विविपैरस, और जिनका अंडा बॉडी के अंदर ही फूट जाता है और फिर बच्चा निकलता है उसको बोलते हैं ओवो विविपैरस। तो अभी एकिडना अंडा देता है, तो अंडा देने वाली फीचर रेप्टाइल की है, पर हाँ एकिडना के अंदर मैमरी ग्लैंड भी है, मिल्क बनता है, मैमरी ग्लैंड। मैमल्स का नाम मैमल्स क्यों पड़ा, क्योंकि मैमल्स में मैमरी ग्लैंड होता है, मैमरी ग्लैंड मिल्क बनाता है, और मैमल्स ही मिल्क बनाते हैं अपने बच्चों को पिलाने के लिए। मैमल्स ही सिर्फ मिल्क बना सकते हैं, और वो मिल्क क्यों बनाते हैं, अपने बच्चों को पिलाने के लिए, अपने बच्चों को नरिशमेंट देने के लिए। और दूध को पचा भी सिर्फ मैमल्स ही सकता है, समझ रहे हो? सांप दूध नहीं पीता, सांप एक रेप्टाइल है, सांप एक रेप्टाइल है, याद रखना, स्नेक इज अ रेप्टाइल। तो सांप दूध नहीं पीता है, दूध सिर्फ मैमल्स ही पी सकता है, क्योंकि दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, लैक्टेस, रेनिन, वो सिर्फ मैमल्स के अंदर ही है, किसी रेप्टाइल्स में नहीं है। तो सांप दूध नहीं पीता, ये भी चीज याद रखना आप। स्नेक इज अ रेप्टाइल। यस सर, बट टेलीविजन में दिखाते हैं कि सांप दूध पीते हैं। टेलीविजन में दिखाते सांप दूध पीता है, बट बाद में वॉमिट भी कर देता है। देखो दूध पी लेगा वो, पर वो दूध को पचा नहीं पाएगा, वो बाद में वॉमिट भी कर देता है, नो डाउट। दूध को डाइजेस्ट करने के लिए दो एंजाइम चाहिए, लैक्टेस जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि लैक्टोज एक शुगर होता है मिल्क के अंदर। दूसरा एंजाइम होता है रेनिन, वो मिल्क के अंदर के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये दोनों भी एंजाइम सिर्फ मैमल्स ही बना सकता है, लैक्टेस और रेनिन, ये दोनों एंजाइम सिर्फ मैमल्स की फीचर है। अब सांप ने दूध पी भी लिया तो भी वो पचा नहीं पाता है, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है और वो उसको वॉमिट भी कर देता है बाद में। आई बात समझ में? यस अंकिता, मेरी बात समझ सॉरी रहे हो? सर, यस सर। ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि एकिडना के केस में इसका जो मेल है, एकिडना एक कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और मैमल्स का, क्योंकि ये अंडे देता है और इसके अंदर मैमरी ग्लैंड है। तो इसके अंदर दोनों भी फीचर है, अंडे देने वाली फीचर किसकी है, रेप्टाइल की, और डायरेक्ट बच्चा देता है किसकी फीचर है, मैमल्स की। तो एकिडना में जो मेल एकिडना है, जो मेल एकिडना है वो गायनेकोमेस्टिया है, मतलब मेल एकिडना का मेमोरी ग्लैंड ज्यादा वेल डेवलप्ड है एज कंपेयर टू फीमेल। समझ रहे हो आप? मेल का मेमोरी ग्लैंड ज्यादा वेल डेवलप्ड है, पर हमारे केस में मेल में मेमोरी ग्लैंड ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं है। तो देखिए एकिडना हमारा एंसेस्टर हुआ ना, और हमारे एंसेस्टर के मेल में मेमोरी ग्लैंड ज्यादा वेल डेवलप्ड था, पर हमारे अंदर मेल्स के केस में मेमोरी ग्लैंड ज्यादा वेल डेवलप्ड ही नहीं है। तो निप्पल्स भी जो है वो सिर्फ नाम के है, मिल्क तो निकल रहा है नहीं वहां से। आई बात समझ में ये चीज? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट।
ऑरिक्यूलरिस मसल ऑफ पिन्ना, ये हमारा पिन्ना है। और हम हमारे पिन्ना को मूव कर सकते हैं? यस सर। नहीं कर सकते। No, sir. Yeah. करते, एलिफेंट, डॉग, कैट, वो अपने पिन्ना को मूव करते हैं। आप Yes, देखो sir. डॉग को हाथों देखो, से कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। यस, डॉग अपने पिन्ना को मूव करता है, जहां से आवाज आती है वो टड़क करके ऐसा अपना पिन्ना मूव करता है, जहां से आवाज आती है उस तरफ से। यस तो सर। उनका पिन्ना मूवेबल है, पर हमारा पिन्ना इमूवेबल है, हम हमारे पिन्ना को मूव नहीं कर सकते। पर हाँ, पिन्ना को मूव करने के लिए जो मसल चाहिए वो हमारे अंदर है। पिन्ना को मूव करने के लिए जो मसल चाहिए वो हमारे अंदर है, वो इवन डॉग एंड कैट में भी है, और उस मसल का नाम है ऑरिक्यूलरिस मसल। तो उनके अंदर ये ऑरिक्यूलरिस मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, उनमें काम करता है, इसके लिए वो अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं। पर हमारे अंदर ये मसल काम ही नहीं करता है, इसके लिए हमारे पिन्ना को मूव ही नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे अंदर ये मसल क्या हुआ, जो पिन्ना को मूव करने के लिए जो मसल है वो हो गया वेस्टिजियल, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल है पर हमारे में नॉन फंक्शनल है। ये समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। टेल बोन, टेल बोन जैसे कि कॉकिक्स एंड सैक्रम, सैक्रम एंड कॉकिक्स। कॉकिक्स, ये दोनों बोन पता है ना, आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? सैक्रल बोन एंड कॉक्सिजियल बोन। कॉकिक्स को हम कॉक्सिजियल बोन भी कहते हैं। ठीक है। अब टेल बोन अगर देखोगे, सैक्रम एंड कॉकिक्स, अरे ये दोनों बोन हमारे वर्टिबल बोन्स है। कितने बोन है? 26 हड्डियां है हमारे वर्टिबल कॉलम में, पता है कि नहीं? ये देखिए, ऐसे ऐसे हड्डियां है ना हमारे वर्टिबल बोन्स की। रीढ़ की हड्डी, Yes, sir. तो रीढ़ की हड्डी में जो नीचे की हड्डियां हैं, ये वाली हड्डी है सैक्रम और ये वाली हड्डी है कॉक्सिजियल। पीछे से अगर आप देखो, पीछे से ऐसे, तो ये वाली जो बोन है इसको हम सैक्रम कहते हैं, और ये वाली कौन सी है? कॉक्सिक्स। तो ये दोनों की दोनों टेल बोन है। हमारे में क्या ये टेल बोन लंबी है कि छोटी है, बताइए? छोटी। हमें टेल है ही नहीं, टेल बोन है हमारे अंदर, पर इतनी छोटी है कि हम उसका यूज ही नहीं कर रहे। बट देखो बंदरों के अंदर, डॉग, कैट, उनमें टेल बोन काफी लंबा है, और वो टेल को यूज करते हैं बैलेंस के लिए, अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए, पेड़ पे लटकने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए एक दूसरे से, है ना? आप देखो डॉग को अगर आप रोटी खिलाने जा रहे हो तो डॉग कैसे अपनी पूंछड़ी हिलाता है, अपनी दुम नहीं हिलाता है, वो ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो कम्युनिकेट कर रहा है कि वो खुश है। तो यस टेल, सर। तो टेल जो होता है उनमें फंक्शनल है, क्योंकि जैसे बंदर जो होता है वो अपने टेल्स का यूज करता है अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए, तो उनके अंदर के टेल बोन लंबे होते हैं। हमारे में टेल बोन है पर छोटे हैं और कुछ फंक्शन ही नहीं कर रहे। उनके अंदर क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, ये सब काम के लिए आ रहे हैं। तो दूसरा आ गया टेल बोन। तो टेल बोन भी एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है, ये सारी की सारी जो लिस्ट है ये सारी की सारी वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो आज हमारे बॉडी में है, ये क्या प्रूफ दे रही है? कि हम हमारे एंसेस्टर से इवॉल्व होके आए हैं, इवोल्यूशन हुआ है। हमारा टॉपिक क्या है? प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। हमको प्रूफ चाहिए कि हम इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। यस, इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि आज भी हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो फंक्शन तो नहीं कर रहे, बट यही ऑर्गन्स हमारे एंसेस्टर्स में भी है, बाकी के एनिमल्स में भी है, और उनमें फंक्शनल है। तो ये प्रूफ दे रहा है कि हम उन्हीं से इवॉल्व होके आए हैं और आगे भी इवॉल्व होते जाएंगे। तो जैसे से इवॉल्व होते जाएंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स बनते जाएंगे। तो ये सारे के सारे है वेस्टिजियल ऑर्गन।
चलिए हमारा फिर ये वाला टॉपिक हुआ, तीसरा वाला वेस्टिजियल ऑर्गन वाला। वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है, जो ऑर्गन हमारे अंदर ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं है और छोटा भी है, पर हमारे एंसेस्टर्स में बहुत अच्छे से डेवलप्ड है ना, बट वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल इन अवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर मतलब समझते हो ना? Yes, sir. हमारे पूर्वज, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, क्योंकि हम तो पहले वहीं से आए। ये देखिए, ये सारे के सारे हमारे एंसेस्टर्स है। वी आर मैमल्स, बट हमारे एंसेस्टर्स होंगे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, ये सब हमारे एंसेस्टर्स है। यही है इवोल्यूशन। इनवर्टिब्रेट से फिश आया, फिश से एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से बर्ड्स भी आए और मैमल्स भी आए। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इनके बीच बीच के ऐसे भी लोग मिले जिनमें दोनों की फीचर दिख रही है। ऐसे ऐसे लोग मेरे को मिले। चलिए कोई मेरे को बताइए कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का कोई कनेक्टिंग लिंक मेरे को बताइए, जो आज इसके डेट में इसकी फॉसिल मिली हुई है। मैंने तुमको पढ़ाया था ये लास्ट लेक्चर में। उसका नाम बताइए कि वो कौन सा कनेक्टिंग लिंक है जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में है। मतलब हमको फॉसिल मिली है और उसके अंदर कुछ फीचर रेप्टाइल की थी और कुछ फीचर बर्ड्स की थी, जिसके बेसिस में बोल रहा हूं कि बर्ड्स रेप्टाइल से ही निकले हुए हैं। बताइए उसका नाम क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये। Yes, sir. आर्कियोप्टेरिक्स उसका नाम था। दिखने में तो वो पंछी लगता था, पक्षी, पर वो था उड़ने वाला डायनासोर था। वो उड़ने वाला डायनासोर। अब देखो, डायनासोर एक रेप्टाइल था, डायनासोर एक रेप्टाइल था, तो आर्कियोप्टेरिक्स सपोज एक उड़ने वाला डायनासोर है जिसमें कुछ फीचर रेप्टाइल की है और कुछ फीचर बर्ड्स की है। तो उसकी बर्ड्स की फीचर में तुमको क्या बताया कि उसमें बीक था, उसके हॉलो बोन्स थे, अंदर से बोन खोखला था, उसके बीक में टीथ नहीं था, और सॉरी टीथ था, रेप्टाइल की फीचर थी ये। याद आ रहा है कुछ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे एटाविज्म। एटाविज्म का मतलब होता है सडन रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। सडन रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? जस्ट सेकंड। मतलब हमारे पूर्वज की कुछ क्वालिटी अचानक से रीअपियर हो गई है, जो किसी किसी में दिख रहा है। जैसे कि इलोंगेटेड कैनाइन्स, एग्जांपल दे रहा हूं। किसी के बहुत ही लंबे कैनाइन्स होते हैं, है ना। किसी के जो साइड के टीथ है, कैनाइन्स, वो पहले से बहुत ही लंबे हैं। तो लॉन्ग कैनाइन्स किस में दिखता है? एंसेस्टर्स में, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो पहले शिकार पकड़ के ऐसे खाते थे। तो कोई ऐसा पैदा हो गया है, कोई ह्यूमन, यूजुअली ह्यूमंस के अंदर अब जो कैनाइन्स है वो छोटे हो गए, बट किसी किसी के केस में कैनाइन्स बहुत ही लंबे होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि देखो ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को रिपीट किया है, इसमें एंसेस्ट्रल कैरेक्टर दिख रहा है। चलो दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। हेरी बॉडी, हेरी बॉडी मतलब ये एक बच्चा पैदा हुआ था अफ्रीका में, जिसका नाम पड़ गया अफ्रीकन लायन बॉय। अफ्रीकन लायन बॉय, ठीक है। अफ्रीकन लायन बॉय इसका नाम पड़ा, और इसको अफ्रीकन लायन बॉय इसके लिए कहा क्योंकि ये पैदा होते ही इसके शरीर पे बहुत सारे बाल थे।
लॉन्ग लॉन्ग बाल थे इसके। मैंने तुमको क्या कहा था, हमारे केस में बॉडी हेयर छोटे हो गए ना, यस सर। पर किसी किसी में बॉडी हेयर बहुत ही बड़े बड़े है, तो वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर दिखा रहा है कि नहीं? यस सर। इसी को कहते हैं एटाविज्म, मतलब अपना एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रिपीट कर रहा है। यूजुअली ये कैरेक्टर हमारे में नहीं दिखते, हम सब में नहीं दिखते, बट किसी किसी में ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रीअपियर हो जाता है। इसी कैरेक्टर को हम एटाविज्म कहते हैं, जो कि एक प्रूफ दे रहा है कि यस, हम लोग कहीं ना कहीं उनसे इवॉल्व होके आए हैं। तीसरा, किसी किसी मेल में मल्टीपल निप्पल्स है, मल्टीपल निप्पल्स इन मेल। किसी किसी मेल के अंदर 2 से ज्यादा निप्पल्स है, जो ये प्रूफ दे रहा है कि यस, हम किसी एंसेस्टर से आए, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स थे वही डॉग कैट, उनमें देखो मल्टीपल निप्पल्स है, ऐसा तो नहीं है 2 निप्पल्स है। आपने फीमेल डॉग को देखा होगा, 4, 5, 6 निप्पल्स होते हैं उनके अंदर, कैट के अंदर भी 8, 9 निप्पल्स होते हैं। तो मल्टीपल निप्पल्स किसी किसी मेल में है, ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, किसी किसी ह्यूमन मेल में मल्टीपल निप्पल्स देखे गए, जो ये प्रूफ दे रहा है कि यस, ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को उसने रिपीट किया। तो कोई पैदा होते ही लॉन्ग टेल लेके पैदा होता है, ऐसा बच्चा पैदा हुआ भी है, और लोग उसको हनुमान जी समझ रहे थे, बोले थे ये तो हनुमान जी का अवतार है, इसने ये दुम लेके पैदा हुआ है कि नहीं, उसको टेल है। तो वो टेल बोन उसके अंदर पहले से लंबे थे, तो वो एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर रिपीट हुआ है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स थे ना पहले, उनको टेल था, हमको टेल नहीं है। तो कोई ऐसे भी पैदा हुए बच्चे जो टेल लेके बॉर्न हुए, इलोंगेटेड टेल। इलोंगेटेड मतलब लंबा, तो इलोंगेटेड टेल ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं, जो कि एक बता रहा है कि एटाविज्म वाली फीचर है। ठीक है, लॉन्ग कैनाइन, हैरी बॉडी, मल्टीपल निपल्स। और कोई कोई लोग अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं, तो ये भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर दिख रहा है। तो मूवमेंट ऑफ पिन्ना, तो ये था एटाविज्म। एटाविज्म मतलब क्या? ऐसा फीचर जो यूजुअली नहीं दिखता है सब में, हम सब में नहीं दिखता है, बट किसी किसी इंडिविजुअल में दिख जाता है, और वो फीचर हमारे एंसेस्टर का फीचर है, जो बहुत करोड़ों साल पहले दिखता था पर अब नहीं दिखता है हमारे अंदर। तो एंसेस्ट्रल फीचर किसी किसी में जो रिपीट हो रही है, उसी फीचर को हम कहते हैं एटाविज्म। ठीक है, एटाविज्म समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो हमने ये भी कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक। मैंने तुम लोगों को एक कनेक्टिंग लिंक ऑलरेडी पढ़ाया था। तुम सब लोगों के पास इस समय मोबाइल होगा, मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे होगे आप लोग, राइट? यस सर। अगर आपके पास एक और मोबाइल है बाजू में, या कोई दूसरा डिवाइस है, क्योंकि इस समय मुझे आपको एक पिक्चर दिखानी है, वो पिक्चर इस समय है नहीं, आर्कियोप्टेरिक्स। आप अगर टाइप कीजिए, अगर आपके पास कोई और डिवाइस होगा आजू बाजू, यस सर, आई हैव। हाँ, बाकी के लोग भी, अगर कोई दूसरा मोबाइल है आपके पास आजू बाजू, तो गूगल पे जाइए और एक वर्ड टाइप कीजिए, आर्कियोप्टेरिक्स। TERYX है ये। यस सर, रिजल्ट आ गया। तो फिर सिया, गरिमा, निकिता, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. वो कैसा दिख रहा है आप लोगों को बताइए? पक्षी जैसा दिख रहा है, उड़ने वाला डायनासोर की तरह? यस सर। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक कहा, किसके बीच में? रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच में। रेप्टाइल को, बर्ड्स को एव्स भी कहते हैं। अब तुम लोग अगर आर्कियोप्टेरिक्स को देखो,
तो आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर दो फीचर थी। आर्कियोप्टेरिक्स एक उड़ने वाला डायनासोर था, तो उसमें कुछ रेप्टाइल की फीचर दिख रही थी और कुछ बर्ड की फीचर दिख रही थी। तो मैं यहां पे पहले लिख दूंगा रेप्टिलियन फीचर, रेप्टाइल वाली कुछ फीचर दिख रही थी और कुछ बर्ड्स की फीचर दिख रही थी। बर्ड्स मतलब एव्स। रेप्टाइल की फीचर क्या दिख रही थी सबसे पहले? रेप्टाइल की फीचर ये दिख रही थी कि उसके बीक में तीत था। उसके बीक में क्या था? टीथ, चोंच थी उसको। देखो बीक वाली फीचर बर्ड की है, तो नो डाउट इसमें बीक दिख रहा है हमको, पर बर्ड्स के बीक में तीत नहीं होता है। इसके बीक में तीत था, और वो भी कौन सा तीत था? थीकोडोंट वाला तीत। थीकोडोंट वाला तीत मतलब जो तीत गम्स के अंदर एम्बेडेड है, गम्स में धंसा हुआ है। आप देखो ये गम्स है, मसूड़े, और अगर तीत मसूड़े के अंदर होता है, ये देखिए, ये जो तीत है ये गम्स के अंदर है। गम्स मतलब मसूड़े। तो अगर तीत गम्स के अंदर धंसा होता है आधा, ऐसे तीत को बोलते हैं थीकोडोंट तीत। ठीक है, थीकोडोंट तीत कहते हैं। तो तीत था इसके अंदर, और थीकोडोंट तीत रेप्टाइल के अंदर भी दिखता है, मैमल्स में भी दिखता है। तो ये रेप्टाइल की फीचर है। दूसरा, इनके जो विंग्स थे ना, विंग्स, इनके विंग्स में मतलब जो इनके पंख थे, इनके विंग्स में उंगलियां थी। सोचिए विंग्स में से क्या निकल रही है? उंगलियां। उंगलियों को बोलते हैं डिजिट्स। तो विंग्स में से डिजिट्स निकल रहे हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा विंग्स बेयर। बेयर मतलब विंग में से क्या निकल रहा है? डिजिट्स, उंगलियां। और वो उंगलियों में से क्या निकल रहा था? पंजा। हमारी उंगलियों में से क्या निकल रहा है? नाखून, नेल्स। पर उनकी उंगलियों से क्या निकल रहा है? पंजा। तो विंग्स बेयर्स डिजिट्स मतलब विंग में से उंगलियां निकल रही है, जिसमें से क्या निकल रहा है? क्लॉज। क्लॉज मतलब पंजा। तो ये तो रेप्टाइल वाली फीचर है। नो डाउट इनके अंदर विंग्स था, और विंग्स बर्ड्स की फीचर है। अब इनके अंदर हमको कैसा बोन दिख रहा था? न्यूमैटिक बोन्स दिख रहा था। न्यूमैटिक मतलब बोन जो था वो अंदर से हॉलो था, खोखला था बोन, जो कि बर्ड्स के अंदर भी वही दिखता है। हमारा बोन अंदर से खोखला नहीं है, हमारे बोन के अंदर येलो बोन मैरो है, जिसमें फैट स्टोर होता है। तुमको पता है हमारे बोन में रेड बोन मैरो भी होता है और येलो बोन मैरो भी होता है। तो बर्ड्स के अंदर येलो बोन मैरो नहीं है, उनमें सिर्फ रेड बोन मैरो ही है। तो येलो बोन मैरो नहीं होने की वजह से उनका बोन अंदर से खोखला है, हॉलो है। तो इसका बोन ऐसा था, समझ रहे हो? इसके बॉडी पे स्केल्स थे। क्लॉस, बॉडी पे स्केल्स, ये सारी चीजें थी। मतलब आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा था जिसमें आधी फीचर बर्ड्स की थी, आधी फीचर रेप्टाइल की थी। इसके लिए मैंने इसको कनेक्टिंग लिंक रख दिया। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? जो दो अलग अलग जो वाइडली रिलेटेड एनिमल्स होते हैं ना, उनके बीच के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। मतलब आधी फीचर इसकी और आधी फीचर उसकी। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक मिले हमको। मैं एक एक करके तुमको यहाँ पे बताता हूँ। ये आर्कियोप्टेरिक्स तो एक बेस्ट एग्जांपल है, किसके बीच में? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में। पर तुमको मैंने अभी अभी एक और कनेक्टिंग लिंक पढ़ाया था, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। अभी अभी बताया था तुमको, किसके बीच में? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। क्या नाम था उसका? Echidna. हाँ, एकिडना।
अंडे देने वाला मैमल। चलिए आते कनेक्टिंग लिंक पर। सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है वायरस। बॉडी के बाहर मर गया है, बॉडी के अंदर जिंदा है। फिर कुछ कुछ याद रखना, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको बोलेंगे यूग्लिना। ये खुद से भी खाना बनाता है, कभी कभी बाहर से भी खाना लेता है। मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी है, प्लांट वाली फीचर, और हेट्रोट्रॉफिक भी है, मतलब बाहर से भी खाना लेता है दूसरे का मांग मांग के। तो एनिमल की फीचर भी दिखाता है, इसके हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक मतलब ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक दोनों भी है, इसके लिए बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक यूग्लिना। फिर उसके बाद प्रोटोजोआ और स्पॉन्ज के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको बोलते हैं प्रोटेरोस्पॉन्जिया। ये याद रखनी है जो मैं लिख रहा हूं। वैसे ही स्पॉन्ज और हाइड्रा के बीच में, हाइड्रा या नीडेरिया, ये नहीं याद रखोगे चलेगा, कोई बात नहीं। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, इनके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसका नाम है पेरिपेटस। अब पेरिपेटस के अंदर आधी फीचर एनेलिडा की दिखती है, क्या? क्योंकि इसका बॉडी सेगमेंटेड है। मैं यहां पे आप लोगों के लिए लिखता हूं, पेरिपेटस का बॉडी कैसा है? सेगमेंटेड है, और सेगमेंटेड बॉडी एनेलिडा की होती है। सेगमेंटेड पता है ना, बॉडी का बीच बीच में लाइन होती है, जैसे कि ये वर्म है तो बॉडी पे ऐसे से सेगमेंट नहीं होते लाइन जैसे, ये सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। अर्थवर्म में नहीं दिखता है तुमको? अर्थवर्म, लीच, ये सब के अंदर। दूसरा, इनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स है। ट्रैकियल ट्यूब्स ऐसे छोटे छोटे ट्यूब होते हैं बॉडी के बाजू बाजू में, ये आर्थ्रोपोडा की फीचर है इनकी। तो ट्रैकियल ट्यूब वाली फीचर आर्थ्रोपोडा की है, और सेगमेंटेड बॉडी किसकी फीचर है? एनेलिडा की है। इसके लिए पेरिपेटस को एक कनेक्टिंग लिंक कहा गया। उसके बाद वैसे ही एनेलिडा और मोलस्का के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है, उसे हम कहते हैं नियोपाइलिना। अब नियोपाइलिना में कुछ फीचर एनेलिडा की है। कैसे? नियोपाइलिना अगर देखा जाए तो उसका बॉडी भी सेगमेंटेड है, बट उसके पास शेल भी है, एक पतली सी शेल है। शेल मतलब शंख जैसी। पता है ना मोलस्का में शेल होता है बाहर की तरफ, तो शेल वाली फीचर किसकी है? मोलस्का की। तो आउटर शेल है उसको, पतली सी शेल है, नियोपाइलिना। नेक्स्ट, वैसे ही
नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। इसके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसका नाम है बैलेनोग्लॉसस। ये आपने पढ़ा हुआ है, एक हेमिकॉर्डेटा है ये। फिर कार्टिलेज वाला फिश और बोनी फिश के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है जिसका नाम है काइमेरा। इसको घोस्ट फिश भी कहते हैं, घोस्ट फिश। बड़ी डरावनी होती है ये फिश। इसको गूगल पे देखना कैसी दिखती है ये, गूगल पे नाम डाल के, घोस्ट फिश। उसके बाद बोनी फिश और एम्फीबियंस के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको हम बोलते हैं लंग फिश। अब ये लंग फिश क्यों बोला, नाम ही बताया, लंग फिश में गिल्स नहीं लंग्स है। लंग किसकी फीचर है, लंग एम्फीबियंस की। अब ये फिश दिखती है क्योंकि इसके अंदर इसके बॉडी पे स्केल्स है ना, पर इसमें देखो कुछ फीचर एम्फीबियंस की दिख रही है क्योंकि इसके अंदर लंग्स है। लंग फिश को हम डिप्नोई भी कहते हैं, डिप्नोई, या अंकल ऑफ एम्फीबियंस भी कहते हैं। दूसरी एक और फिश है जिसको हम बोलते हैं लैटिमेरिया। या प्रोटोप्टेरस। नहीं, ये नाम याद रखोगे चलेगा। या फिश सिलोसंक, दोनों एक ही नाम। ये याद रखना। उसके बाद एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है सैलामेंडरा। इवन स्पिनोडॉन, स्पिनोडॉन भी एक है। और लास्ट रेप्टाइल और मैमल्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है उसको हम कहते हैं एकिडना। इसको दूसरे साइंटिफिक नेम से इसको टैकीग्लॉसस भी कहते हैं, टैकीग्लॉसस। कॉमन नेम है इसका स्पाइनी एंट ईटर, स्पाइनी एंट ईटर। दूसरा एक और एग्जांपल याद रखो, डकबिल प्लेटिपस। डकबिल प्लेटिपस जिसको ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं, ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं। एकिडना को टैकीग्लॉसस या स्पाइनी एंटीटर कहते हैं, ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल डकबिल प्लेटिपस जिसको ऑर्निथोरिंकस भी कहते हैं। ये दोनों कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। ये दोनों के दोनों अंडे देने वाले मैमल्स हैं। अंडे देते हैं, वो फीचर आ गई रेप्टाइल की, पर मैमरी ग्लैंड है, ये फीचर आ गई मैमल्स की। मैं भी आर्कियोप्टेरिक्स नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक नहीं है। कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या, वो दोनों के बीच में, और वो आज के डेट में भी जिंदा है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। समझ रहे हो आप? कनेक्टिंग लिंक सारे के सारे आज भी जिंदा है, मतलब वो जाति अभी भी है, खत्म नहीं हुई है। आर्कियोप्टेरिक्स को मैं मिसिंग लिंक के केस में डालूंगा, मतलब जो कनेक्टिंग लिंक आज के डेट में खत्म हो चुका है तो उसको कहते हैं मिसिंग लिंक, जो आज एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी जाति खत्म हो चुकी है। तो कुछ मिसिंग लिंक का एग्जांपल आपको दे रहा हूं।
देखो यहाँ पे मैंने लिखा था एग्जाम्पल में, होमोलोगस पढ़ा, एनालोगस पढ़ा, वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ा, एटाविज्म पढ़ा, और मैंने अभी आपको कनेक्टिंग लिंक पढ़ाया। ये कनेक्टिंग लिंक पढ़ाया। अब बता रहा हूं मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक का मतलब क्या है कि ये लोग भी दो अलग अलग एनिमल्स के बीच का फीचर दिखा रहे हैं, पर ये लोग आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते, पहले करते थे। इनके फॉसिल्स मिले हमको, समझ रहे हो, इनके हमको फॉसिल्स मिले, ठीक है, पर ये लोग आज जिंदा नहीं है, इसके लिए मैं इसको मिसिंग लिंक कहूंगा। तो आर्कियोप्टेरिक्स इस कैटेगरी में आएगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मिसिंग लिंक, जो आज एग्जिस्ट नहीं करते, दे डू नॉट एग्जिस्ट टुडे। पहला एग्जांपल, फिश और एम्फीबियंस के बीच में, इक्थियोसॉरस। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये पानी में रहने वाला डायनासोर है। सॉरी, इक्थियोस्टेजिया, इक्थियोस्टेजिया, यस, इक्थियोस्टेगा, स्टेगिया। फिर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बीच में सिमोरिया। और ये बेस्ट एग्जांपल, बताइए रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच का मिसिंग लिंक क्या होगा, जिसके फॉसिल मिले? आर्कियोप्टेरिक्स, वो इस कैटेगरी में आएगा। और हमको रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच के भी मिसिंग लिंक मिले हैं, मतलब फॉसिल मिली है, हड्डी मिली है, पर वो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते। उनको हम कहते हैं लाइकेनॉप्स। ठीक है, ये एग्जांपल आप याद रखो, ये सारे के सारे एग्जांपल मिसिंग लिंक है। नोट डाउन किया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट, तो इसके साथ हमने मिसिंग लिंक भी कर दिया। अब लास्ट है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब है कि ऐसा एनिमल जो बहुत पहले ही धरती पे आ गया, पर उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया, जो ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ, या दूसरे शब्दों में कोई ऐसा एनिमल जो ज्यादा अगर इवॉल्व नहीं होगा तो उसकी ज्यादा स्पीशीज होगी कि कम स्पीशीज होगी, बताइए। कोई एनिमल बहुत पहले ही धरती पे, हाँ, पर ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ, इवॉल्व मतलब उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया, तो उसकी वैरायटी ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी सर कम। हाँ, कम होगी। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। मतलब आज जिंदा है, एक्सटिंक्ट नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, तभी तो लिविंग और फॉसिल, क्योंकि बहुत पहले आ चुके हैं पर आज भी खत्म नहीं हुए। मतलब ये प्रूफ दे रहा है कि भाई यस, इवोल्यूशन हुआ है, बहुत पहले ये एनिमल्स आ चुके थे पर ये ज्यादा इवॉल्व नहीं हुए। इनके कुछ एग्जांपल है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच की ज्यादा स्पीशीज नहीं है। आप लोग ने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा, कितनी स्पीशीज थी?
कुछ 3-4 ही स्पीशीज है जिसमें से आप तो 2 ही याद रखे हो कॉकरोच का, अमेरिकाना पेरीप्लानेटा और ब्लाटा ओरिएंटालिस, ठीक है, ऐसे 2-3 ही स्पीशीज है। तो कितनी कम स्पीशीज है ये, अलग अलग वैरायटी की स्पीशीज नहीं है। तो कॉकरोच एक टाइप का लिविंग फॉसिल है, स्पॉन्ज है, मैं लिख देता हूं, लंग फिश है, केकड़ा है, केकड़ा जिसको हम लिम्युलस या किंग क्रैब कहते हैं, केकड़ा क्रैब, और नियोपाइलिना है, पेरीपेटस है, ये सारे के सारे लिविंग फॉसिल है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल स्पॉन्ज, बहुत पहले आ गया पर ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पाया। दूसरा एग्जाम्पल में लिखता हूं कॉकरोच, ये भी एक टाइप का लिविंग फॉसिल है। तीसरा नियोपाइलिना, पता ही अभी भी पढ़ा था, ये एक टाइप का कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये? एनेलिडा और मॉल्यूस्का के बीच का। फिर आता है लिम्युलस, केकड़ा, जिसको किंग क्रैब भी कहते हैं। उसके बाद आता है लंग फिश, जिसको डिप्नोई भी कह रहे थे हम लोग, या अंकल ऑफ एम्फीबियंस। ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक था बताइए? फिश और एम्फीबियन। यस, इसको लंग था, एम्फीबियन की प्रॉपर्टी थी। चौथा था लैटिमेरिया, ये भी सेम फिश और एम्फीबियन के बीच का कनेक्टिंग लिंक था, लैटिमेरिया, प्रोटोप्टेरस भी कहते हैं इसको, या फिश सिलोसंध भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्फीनोडॉन, बताइए ये स्फीनोडॉन कहां था, किसके पीछे कनेक्टिंग लिंक था? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल के बीच का है। पता है स्फीनोडॉन क्या कहते हैं? स्फीनोडॉन है ना, एक टाइप का रेप्टाइल है, इसको हिंदी में टुआटारा कहते हैं, टुआटारा, और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और इसका जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड आपको पता है, जो स्लीप एंड वेकअप साइकिल कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में होता है। इसका पीनियल ग्लैंड बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, मतलब इसका पीनियल ग्लैंड इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि वो अपने पीनियल ग्लैंड से डायरेक्टली लाइट को रिसीव कर सकता है। हम कह सकते हैं कि उसका पीनियल ग्लैंड उसकी तीसरी आंख है, थर्ड आई। सिर्फ ये गूगल करके देखना स्फीनोडॉन के बारे में, न्यूजीलैंड में पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ, बहुत ही रेयर हो गया आज के डेट में, ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है, इसकी जाति बहुत कम है, बहुत बहुत कम बचा है अभी ये धरती पे। और इसका पीनियल ग्लैंड इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि वो अपने पीनियल ग्लैंड से डायरेक्टली लाइट को रिसीव कर सकता है। हम इसके पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड हमारे अंदर भी है, पर हमारा पीनियल ग्लैंड लाइट को रिसीव नहीं करता, हमारी आंखें लाइट को रिसीव करती है, लाइट को लेती है। तो ये सारे के सारे लिविंग फॉसिल है, आपको ये मिनिमम नाम याद रखने हैं। और इसके साथ हमने सेकेंड टॉपिक किया हमारा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। पहला एविडेंस क्या पढ़ा था हमने? फॉसिल वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। दूसरा एविडेंस था मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर का स्ट्रक्चर और अंदर का स्ट्रक्चर देख के हम डिटेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आ गया होमोलोगस ऑर्गन, और बाहर के स्ट्रक्चर में एनालोगस ऑर्गन, और ये सब भी आ गए बाहर से देख के। आप बता रहे हो, आ रही है बात समझ में कि नहीं? बताइए, ये टॉपिक समझ में आया? सेकंड वाला प्रूफ, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। ओके, अब हम तीसरा टॉपिक भी कर लेंगे, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हम पढ़ लेंगे मॉलिक्यूलर एविडेंस, तीसरा एविडेंस। मॉलिक्यूलर एविडेंस मतलब, मॉलिक्यूल मतलब कुछ ऐसे केमिकल जो हमारे बॉडी में बनते हैं और वही बाकी के एनिमल्स में भी बन रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल,
चलो एग्जांपल देता हूं। ग्लाइकोलिसिस, नाम सुना है इसका? Yes, sir. ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ये सबके अंदर होता है, चाहे हम हो, चाहे एलिफेंट, डॉग, कैट, प्लांट, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ये प्रूफ दे रहा है कि हम सब जीव जंतु किसी एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। वही तो था ना इवोल्यूशन, कि भाई पहले तो सेल बना, पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना, फिर प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल बना, फिर यूकैरियोटिक से जब प्लांट सेल आया, एनिमल सेल आया, प्रोटोजोआ आया। इसके लिए तो ग्लाइकोलिसिस सभी के अंदर हो रहा है। बोलो ये चीज समझ में आया? Yes, sir. तो ग्लाइकोलिसिस सभी के अंदर हो रहा है, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सभी के अंदर हो रहा है। तो ये एक प्रूफ दे रहा है कि हम सब फंजाई, प्लांट, एनिमल, सब के सब किसी एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। दूसरा, ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि हम सब के अंदर ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन किया जाता है एटीपी जनरेट करने के लिए। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जिस सब्सटेंस को तोड़ते हैं एनर्जी निकालने के लिए, जिस चीज को तोड़ते हैं क्या प्रोड्यूस करने के लिए? एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। उस सबस्ट्रेट को, उस सब्सटेंस को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। तो हम सबके बॉडी कहां से एटीपी निकालता है? ग्लूकोज से। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एटीपी ग्लूकोज से ही बनता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, एल्गी हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, सभी के अंदर ग्लूकोज ही है। तो ये भी एक प्रूफ दे रहा है कि हम सब के सब किसी एक कॉमन ओरिजिन से, किसी एक कॉमन एंसेस्टर से, किसी एक कॉमन सेल से आए हैं। जितना सिमिलैरिटी तुम लोगों को मिलेगा ना डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, जितना सिमिलैरिटी मिलेगा उतना आपको स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलेगा कि यस, हम सब किसी एक कॉमन ओरिजिन से आए हैं। नेक्स्ट, ये पॉइंट देखो, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया बनता है वेस्ट के तौर पे। सभी के अंदर क्या बनता है? अमोनिया बनता है वेस्ट के तौर पे, है ना? मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है? जो वेस्ट सेल के अंदर बनता है। तो हम सब के अंदर क्या बनता है? अमोनिया बनता है सेल के अंदर, एक ही टाइप का वेस्ट है। अब जिनके बॉडी में पानी ज्यादा है या जो पानी में रहते हैं, वो अपने वेस्ट को किस फॉर्म में निकालते हैं? अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं। क्या हम लोग पानी में रहते हैं? नहीं। तो हम अपने वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में नहीं निकाल सकते, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए लगभग 300 से 500 ml वाटर चाहिए। 300 to 500 ml वाटर चाहिए होता है सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए। पर इतना पानी तो हमारे बॉडी में भी नहीं है। मतलब 1 ग्राम को निकालने के लिए सोचो आधा लीटर पानी लग रहा है, तो हमारे बॉडी में तो एक दिन में 12 से 15 ग्राम अमोनिया बनता है। इतना पानी हम निकाल पाएंगे अमोनिया को निकालने के लिए? नहीं ना। इसके लिए हमारा बॉडी क्या करता है? अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। क्योंकि 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए सिर्फ 50 ml वाटर चाहिए। पर फिर भी हमारे बॉडी में तो अमोनिया बना ना। भले ही हम अपने अंदर के वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में नहीं निकाल रहे, पर कम से कम हम अमोनिया को यूरिया में तो कन्वर्ट कर रहे हैं। हम भले ही हम वेस्ट को निकाल रहे किस फॉर्म में?
यूरिया के फॉर्म में निकाल रहे हैं, बट फिर भी अमोनिया तो बन रहा था ना, बताइए। Yes, sir. तो याद रखना सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया बनता है वेस्ट के तौर पे। अब वो वेस्ट किस फॉर्म में निकलेगा वो डिपेंड करता है उनके बॉडी में पानी कितना है या उनके आसपास पानी है कि नहीं है। तो जो यूजुअली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो पानी में रहते हैं, वो लोग अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं, क्योंकि वो लोग इतना पानी का लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। पर हम लोग इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग तो टेरेस्ट्रियल है, हम तो लैंड पे रहते हैं, तो हम यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं। पर ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें पानी इतनी कम है बॉडी में कि वो पानी को स्टोर भी नहीं कर सकते। हम तो फिर भी स्टोर करके रख सकते हैं थोड़ा बहुत पानी, पर कुछ एनिमल ऐसे है जो पानी को स्टोर भी नहीं कर सकते, उनकी बॉडी इतनी छोटी होती है। मैं बात कर रहा हूँ लिजर्ड की, इंसेक्ट्स की, तो वो लोग यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को निकालने के लिए और भी कम पानी चाहिए होता है। तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए सिर्फ कितना 10 ml वाटर चाहिए होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो अपने अंदर के वेस्ट को चाहे अमोनिया में निकाल रहा है या यूरिया में या यूरिक एसिड में, भाई अमोनिया तो सबके अंदर बन रहा है। ये एक प्रूफ दे रहा है कि यस, हम सब किसी एक कॉमन ओरिजिन से आए हैं, हम सबका एक कॉमन सेल होगा। चौथा, प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज एंजाइम इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में देखा गया है अमाइलेज एंजाइम। ये किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। ये पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करता है, समझ रहे हो? ये डाइजेस्ट करता है किसको? पॉलीसैकेराइड को, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सभी सेल के अंदर ट्रिप्सिन करके एंजाइम पाया गया है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। 5वां पॉइंट, ट्रिप्सिन इज द मोस्ट एंसेस्ट्रल एंजाइम। ट्रिप्सिन इज considered as most ancestral enzyme। ancestral मतलब सबसे पुराना। क्यों पता है? ये ट्रिप्सिन एंजाइम स्पॉन्ज में भी पाया जाता है और हमारे अंदर भी पाया जाता है। स्पॉन्ज सबसे, हम कह सकते हैं कि सबसे पहला एनिमल स्पॉन्ज, फिर हाइड्रा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, अकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमंस। सोचो, पॉरीफेरा के अंदर ट्रिप्सिन था और हमारे अंदर भी ट्रिप्सिन है। इसका मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम सभी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ट्रिप्सिन सबसे एंसेस्ट्रल एंजाइम कह दिया गया क्योंकि ये हमारे एकदम पहले से पहले सेल के अंदर प्रेजेंट है ये ट्रिप्सिन। तो ये प्रूफ दे रहा है कि हम सब किसी एक कॉमन ओरिजिन से आए हैं। ट्रिप्सिन इज कंसिडर्ड एज मोस्ट एंसेस्ट्रल एंजाइम बिकॉज इट इज प्रेजेंट फ्रॉम स्पॉन्ज टू ह्यूमन। स्पॉन्ज से लेकर ह्यूमन तक प्रेजेंट है ये। सिर्फ साइड में लिख दे रहा हूं, स्पॉन्ज से लेकर ह्यूमन में। सोचो, मैमल्स में भी कितनी बार ह्यूमंस की बात कर रहा हूं। सोचो, इधर से लेके यहां तक इन सब के अंदर प्रेजेंट है ट्रिप्सिन एंजाइम। क्रिएटिन फॉस्फेट होता है अक्सर मसल के अंदर सभी के, एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। क्रिएटिन फॉस्फेट इज प्रेजेंट एज रिजर्व एनर्जी। एनर्जी होता है ये एक टाइप का इन मसल। सभी एनिमल्स के मसल्स के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट होता है। ये शुरू में एनर्जी देता है, एटीपी देता है ये।
अब जिनमें जिनमें मसल है उन सबके मसल के अंदर क्रिएटिन बनता है, क्रिएटिन फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट, सभी के अंदर, बहुत ज्यादा एनिमल्स के अंदर क्या देखा गया? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन तुमको अर्थवर्म में भी मिलता है। सोचो, अर्थवर्म, अर्थवर्म केचुआ, उसमें भी हीमोग्लोबिन है, हमारे अंदर भी हीमोग्लोबिन है। तो सोचो आप कि बीच में आने वाले कई एनिमल्स हैं, उनमें भी हीमोग्लोबिन होगा, है ना? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, हम। तो हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पता है ना हीमोग्लोबिन सबको कि नहीं? Yes, sir. प्रेजेंट इन मोस्ट एनिमल्स। हॉर्मोन्स, from different animals perform same function in different animals. किसी दूसरे एनिमल का हार्मोन निकाल के किसी दूसरे एनिमल में डालेंगे तो वो भी सेम फंक्शन करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, रैबिट में से थायरोक्सिन हार्मोन निकाला। कौन सा हार्मोन निकाला? थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन। तो वो बराबर काम किया किसमें? पिग में। फिर पिग से थायरोक्सिन हार्मोन निकाला और वो किस में डाला? डॉग में। तो भी वो बराबर काम किया। मतलब किसी एक एनिमल का हार्मोन निकाल दो और वो दूसरे एनिमल में डाल दो तो भी वो हार्मोन सेम काम करेगा। मतलब वो हार्मोन सबके अंदर एक जैसा बन रहा है, मतलब वो सब किसी एक कॉमन एंसेस्टर से आए। तो थायरोक्सिन हार्मोन रैबिट का निकाल के पिग में डाला, बराबर काम कर रहा है पिग में। पिग का खुद का थायरोक्सिन हार्मोन निकाल के डॉग में डाला, वो उसमें भी बराबर काम कर रहा है। यही बात है। हार्मोन्स की बात करें तो सभी के अंदर सेम हार्मोन है, सबके अंदर ग्रोथ हार्मोन बनता है भाई। सबकी हाइट बढ़ रही है कि नहीं? कोई भी एक छोटा डॉग का पिल्ला है, उसका भी साइज बड़ा होगा क्योंकि उसमें भी ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। वही ग्रोथ हार्मोन हमारे अंदर भी बन रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? बताइए। Yes, sir. और एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। 9th एग्जांपल, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड भाई सबके अंदर सेम है। स्टार्ट कोडॉन सब में क्या है? AUG। स्टार्ट कोडॉन AUG किसके लिए कोड करता है? मिथ्योनिन। पता है कि नहीं ये? Yes, sir. ये Yes, सभी sir. के अंदर सेम है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो। और दूसरा स्टॉप कोडॉन, सबके अंदर का स्टॉप कोडॉन एक वही है, सेम UAG या तो UGA या तो UAA, किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। तो Yes, ये sir. था जेनेटिक कोड। इसके साथ हमने कंप्लीट किया मॉलिक्यूलर एविडेंस, कंप्लीट किया हमने। तीसरा देखो, मैंने क्या बताया, एविडेंस में 5 है, 5 एविडेंस है। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है ना इवोल्यूशन का, पहले हमने पढ़ा थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, अलग अलग लोगों की थियरी आई। फिर दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का एविडेंस। एविडेंस में 5 एविडेंस है, जिसमें से मैंने आपको 3 एविडेंस करा दिए। फॉसिल वाला, पैलेंटोलॉजिकल, दूसरा मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल, बाहर से देख के और अंदर से देख के, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, एटाविज्म, वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। तीसरा आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर एविडेंस, मॉलिक्यूलर लेवल पर, कि भाई सबके अंदर तो वही सेम बन रहा है, सबके अंदर वही ग्लूकोज बन रहा है, सबके अंदर ATP एज एन एनर्जी सोर्स है,
सबके अंदर सेल में वही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस, वही डीएनए, चाहे आप प्लांट का सेल लो, चाहे एनिमल का सेल लो, चाहे डॉग का लो, कैट का लो, सबके सेल के अंदर वही ग्लूकोज है, वही कार्बोहाइड्रेट्स, वही फैट्स, वही प्रोटीन, वही माइटोकॉन्ड्रिया। सेम ही है ना सेल का स्ट्रक्चर, सबका प्रोटोप्लाज्म सेम है, सबके सेल में तो वही 4 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बार बार रिपीट हो रहे हैं, सब में वही ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, सबके अंदर वही सेम कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन, सेम वही स्टॉप कोडॉन है। बहुत सारे एनिमल्स के अंदर हार्मोन सेम काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स में हीमोग्लोबिन है एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ट्रिप्सिन तो भाई स्पॉन से लेके अभी तक दिख रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? मॉलिक्यूलर एविडेंस समझ में आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. तो ये हमारा तीसरा Yes, टॉपिक। sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे बायोजियोग्राफिकल एविडेंस और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो अगर मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर होता है आपको, तो हम ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ हम एविडेंस वाला टॉपिक फिनिश कर देंगे इस चैप्टर का। तो ये 5 एविडेंस है, टोटल 5 एविडेंस है। पैलेंटोलॉजिकल वाला, मॉर्फोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर एविडेंस तीसरा है, चौथा है बायोजियोग्राफिकल और 5वां है एम्ब्रियोलॉजिकल। तो 2 बाकी है, हमने 3 एविडेंस कर लिए।